द हाइड्रोलिक पावर इन द पंपिंग सिस्टम डिपेंड्स ऑन हमने ये वाला क्वेश्चन अभी डिस्कस किया था कुछ देर पहले, तो इसमें हमें डाउट था। तो अभी हमने यहाँ पे देखा था इसका फॉर्मूला, हाइड्रोलिक पावर इन पंपिंग सिस्टम होता क्या है। तो ये फॉर्मूला जो होता है ये होता है फ्लो इनटू हेड, टोटल हेड इनटू प्रेशर इनटू अपना जो है जी क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो इन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है ये वाला हाइड्रोलिक पावर। सो तो ऑप्शंस में जो गिवन है उसमें डिपेंड नहीं करता, तो मोटर एफिशिएंसी पे कहीं डिपेंड नहीं करता, पंप एंड मोटर एफिशिएंसी पे नहीं, पंप एफिशिएंसी पे भी नहीं। तो इसलिए इसका आंसर नन ऑफ द अबव है। आप करेक्ट कर लेना दोस्तों, ये स्मॉल करेक्शन है इस क्वेश्चन में। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जहां पे हम थे। हम थे इस क्वेश्चन पे, द आइसोथर्मल पावर ऑफ द 500 CFM एयर कंप्रेसर इज 72 किलोवाट और एफिशिएंसी हमें दी गई है 78। हमारे पास एफिशिएंसी दी हुई है और हमारे पास दिया हुआ है कि आउटपुट पावर जो कंज्यूम्ड बाय दी कंप्रेसर दिया हुआ है। हमें इनपुट पावर निकालनी है, तो हम डायरेक्टली एफिशिएंसी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इस केस में। मैं आपको सोल्यूशन भी दिखा देती हूँ। तो एफिशिएंसी होता है पावर इनपुट अपॉन पावर आउटपुट। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि इनपुट हमें गिवन है और हमें आउटपुट निकालना है, हमें आउटपुट गिवन है, इनपुट निकालना है। हम क्या करेंगे, 72 को डिवाइड कर देंगे एफिशिएंसी से, तो हमारे पास पावर आउटपुट आ जाएगा, इनपुट आ जाएगा जो है 92 किलोवाट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। द फैन इज ऑपरेटिंग एट 970 आरपीएम डेवलपिंग अ फ्लो ऑफ 3000 this is the flow rate per hour and the static pressure is given. So हमारा जो रिलेशन है वो क्या रिलेशन होता है कि हमारी जो जो प्रेशर होता है वो जो है हमारा आरपीएम के स्क्वायर पे डिपेंड करता है, प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। सो इस रिलेशन को यूज करके हम ये सॉल्व कर सकते हैं। तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमें आ रहा था 112 समथिंग। मैं आपको दिखा देती हूँ ये वाला। इस केस में देख रहे हैं आप, प्रेशर प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर है, तो 970 डिवाइड बाई 700 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3000 आरपीएम। और जो हम यहाँ पे अपना जो फ्लो रेट निकालेंगे, यहाँ पे आपका 700 आरपीएम है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे हमारा 700 आएगा। यहाँ पे आप करेक्शन कर लीजिए क्योंकि हमारा 700 आरपीएम दिया हुआ है। एक मिनट, स्मॉल करेक्शन है, हमारे 970 आरपीएम गिवन है और 700 आरपीएम गिवन है। हमारा जो प्रेशर है 650 दिया हुआ है, तो 970 डिवाइड बाई 700, 970 डिवाइड बाई 700 का होल स्क्वायर, जो हमारा ये आरपीएम है एन स्क्वायर, और जो हमारा प्रेशर है वो है 650 आना चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे 650 आएगा। तो जब से कैलकुलेट करेंगे जो आंसर आएगा आपका ये आएगा 338 समथिंग, जो कि हमारा आंसर से मैच नहीं करता है, कोई भी ऑप्शन से मैच नहीं करता है। इतना स्टैटिक प्रेशर आएगा, तो इसका आंसर है नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेसेंट बल्ब हैज द लीस्ट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है v स्क्वायर बाई पी। जैसे आप p इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर यूज करते हैं, P को आप v स्क्वायर बाई आर लिखते हैं, तो जिसका सबसे ज्यादा पावर होगा, जो रेशो इन सबसे कम होगा, उसका ही लीस्ट रेजिस्टेंस होगा। तो कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा आंसर ए।
तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ 7.5 किलोवाट 415 वोल्ट 15 एम्पेयर 970 आरपीएम इतने इंडक्शन मोटर इज फुल लोडेड एंड हैज एफिशिएंसी ऑफ 86%, ड्रॉज इतने पावर, द परसेंटेज लोडिंग ऑफ द मोटर इज। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो अब हम देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे करा जाएगा। इसमें हमें क्या करना है, हमें परसेंटेज लोडिंग निकालनी है। तो एक तरीका दोस्तों डायरेक्ट तरीका है कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लीजिए। तो हम देखते हैं कि फॉर्मूला आया कैसे फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो हम जब भी लिखते हैं लोडिंग जो लिखते हैं वो लिखते हैं हमारा कितना हमारा पावर इनपुट एट द टर्मिनल है और पावर इनपुट एट द रेटेड लोड, एट द फुल रेटेड लोड। मतलब हमने कितना फ्रैक्शन हमारा परसेंट लोडिंग हो गया, कितना फ्रैक्शन हमने लोडिंग किया है, इनपुट कितना दिया है और फुल रेट में हमारा इनपुट, फुल रेटेड लोड में हमारा इनपुट कितना जाता है, वो हमारा लोडिंग कहलाता है। हमें एफिशिएंसी दिया हुआ है तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ऑलरेडी हमारा पावर इनपुट दिया हुआ है और हमें एफिशिएंसी दिया हुआ है, तो उसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं। हमारा जो पावर इनपुट आ जाएगा वो आ जाएगा जो रेटेड है 7.5 डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी, हमारा पावर इनपुट रेटेड आ जाएगा। पावर इनपुट रेटेड निकाला, ऊपर से हम कितना इनपुट दे रहे हैं मोटर को, 3.23 किलोवाट दे रहे हैं, तो इससे हम निकाल सकते हैं 37% हमारा लोडिंग आएगा। The next question is the ratio of luminous flux emitted by a lamp to the power consumed. What is by the lamp is called. तो हमारा ये कहलाता है luminous efficacy। इसका फॉर्मूला जो होता है वो है luminous flux upon the power consumed by the lamp। तो ये कहलाता है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। The ratio of luminous flux emitted by the lamp upon power consumed by the lamps is called luminous efficacy। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसका आंसर है बी। The fiber glass reinforced plastic fans consumes less energy than the aluminium fans। अब हमारा ये क्यों होता है, क्योंकि ये भी एक हमारा एनर्जी सेविंग टेक्निक है। हम नॉर्मल फैन जो ब्लेड्स बनाते हैं हम फाइबर ग्लास रेनफोर्स्ड प्लास्टिक से बनाते हैं। उससे क्या होता है, हमारी जब हमारी एनर्जी सेविंग होती है तो हमें क्या मिलता है, दे गेट बेटर एफिशिएंसी। सो ये एक टेक्निक है जो हम यूज करते हैं। इसको और डिटेल में देखते हैं। दिस प्रोवाइड्स, ऐसा क्यों है कि फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक हम क्यों यूज करते हैं, बिकॉज इट प्रोवाइड्स द डिजायर नॉन कोरोसिव क्वालिटी ऑफ फैन ब्लेड्स एंड प्रोवाइड्स हाई एयर फ्लो विद ऑप्टिमम टेम्परेचर with optimum pressure to ensure long distance reach in the forest areas। मतलब ये हमारा नॉन कोरोसिव क्वालिटी देता है, हाई एयर वॉल्यूम देता है एक ऑप्टिमम प्रेशर पे, और लॉन्ग डिस्टेंस जाने के लिए हमारा एयर को पाथ देता है। तो एफआरपी ब्लेड्स क्या करते हैं, हैंड थ्रॉटल्ड होते हैं। उसके बाद फैसिलिटेट जनरेशन विद ऑप्टिमम एरोडायनेमिक प्रोफाइल टू मीट द स्पेसिफिक ड्यूटी रिक्वायरमेंट्स। तो इनकी सेविंग जो हमें इससे आती है काफी बढ़िया सेविंग आती है, 20 to 30% सेविंग देता है। So the answer is because we use it to get a better efficiency. The coil-fired boiler, primarily air fan, is maintaining a velocity pressure of 70 mm WC. WC is a unit basically that we use to define the pressure, like bar, 80 atmospheric pressure, and the air temperature is 380 degree Celsius. Density is given this and the velocity of the air is। तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास, velocity of air कैसे निकाली जाती है। तो वेलोसिटी ऑफ एयर को हम इस फॉर्मूले से डिफाइन करते हैं, Cp इंटू 9.81 इंटू डेल्टा पी अपॉन गामा का अंडर रूट। जो Cp होता है इसमें होता है पायलट ट्यूब कोफिशिएंट, डेल्टा पी होता है द एवरेज वेलोसिटी प्रेशर मेंटेन्ड यूजिंग पायलट ट्यूब एंड इंक्लाइंड मोनोमीटर बाय टेकिंग द नंबर ऑफ पॉइंट्स ओवर एंटायर क्रॉस सेक्शन बाय द डू इट। हाँ, इसका क्या मतलब है कि हम क्या करते हैं, एवरेज वेलोसिटी प्रेशर मेजर करते हैं। जो पायलट ट्यूब होती है हमारी
और एक तरीका है मोनोमीटर का। मोनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो हमारा प्रेशर मेजर करता है, दिस प्रेशर ऑफ अ ट्यूब मेजर करता है। तो उसकी हेल्प से जो हमारा जो तरीका है वो होता है कि बाय टेकिंग पायलट ट्यूब होती है उसमें और एक मेन ट्यूब होती है, तो उनसे हम एवरेज वेलोसिटी मेजर कर सकते हैं। ये तरीका मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगी कैसे मेजर किया जाता है, तो आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इसकी। गामा होता है गैस डेंसिटी और फ्लो कंडीशन, दैट इज किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब जितने भी हमारे पास जो वैल्यूज हैं दैट इज ऑलरेडी बीन गिवन। हमें सीपी दिया हुआ है, हमें डेल्टा पी दिया हुआ है और ऑलरेडी हमें गामा की वैल्यू गैस डेंसिटी भी दी हुई है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 29.56। आंसर इज बी। In the rolling mill, the loading of a transformer is 1200 kVA with the power factor of 0.86. तो पावर फैक्टर इंप्रूव किया गया है तो रिडक्शन इन द केवीए क्या होगा? तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। तो हमारा जो केवीए रेटिंग रिक्वायर्ड होता है फॉर पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट वो होता है हमारा 5 है ओरिजिनल माइनस 5 हमने चेंज किया है और उसको रियल पार्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें हमारा केवीआर रेटिंग रिक्वायर्ड मिलेगा आफ्टर पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट। तो हमें जो गिवन है इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 12,000 केवीए है, एपरेंट पावर गिवन है और एपरेंट पावर से हम निकाल सकते हैं रिएक्टिव पावर, रियल पावर कितनी है। तो एपरेंट पावर होती है हमारी, रियल पावर होती है एस कॉस फाई। एस इज दी बेसिकली एस इज दी हमारी S is the apparent power, P is the real power. This is the real power. तो हमने निकाला यहाँ से 5 हमें ऑलरेडी गिवन, पावर फैक्टर गिवन था तो हमने तो थीटा निकाल लिया, cos 5 गिवन था, cos 2 गिवन था, तो हमने केवीआर अब निकाला है। रिडक्शन कितना हमें आफ्टर कंपेंसेशन, कितना हमें कंपेंसेशन करना पड़ेगा अगर हमें इतना पावर फैक्टर मेंटेन करना है, तो हमारा आंसर होगा 4028। हमें कंपेंसेशन करना पड़ेगा, इज द कंपेंसेशन। आफ्टर कंपेंसेशन कितना होगा हम उससे माइनस कर देंगे। आफ्टर कंपेंसेशन इज 12,000 माइनस, हाँ इसके बाद हमने ये तो हमारा आया कि हमारा रियल पावर में कितना है, फिर हमने उससे निकाला दिस इज फॉर हमारा कितना हमें कंपेंसेशन देना है। उसके बाद हमने उसको रिएक्टिव पावर में निकालना है, वो हमारा था हाँ इस यहाँ पे हमने रिएक्टिव पावर में ही निकाला है कितना हमें रिएक्टिव पावर में। देखो दोस्तों क्या होता है कि हमारे जब पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट करना होता है तो हमें हमारे रिएक्टिव पावर की जो मैग्नीट्यूड है उसे कंट्रोल करना होता है, ये हमारा पहला स्टेप है। तो अगर हमें पावर फैक्टर इंप्रूव करना है तो हमें 402.8 इतनी रिएक्टिव पावर उसको सप्लाई करनी पड़ेगी, मतलब। और आफ्टर कंपेंसेशन जो हमारा क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसमें पूछा है कि हमारी रिडक्शन इन केवीए, उसने पूछा है कि बेसिकली हमारी एपरेंट में कितना रिडक्शन होगा। उसने पूछा हमारी एपरेंट पे कितना रिडक्शन होगा, तो एपरेंट में हम इसको इससे हम अपनी एपरेंट पावर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब हम एपरेंट पावर कैलकुलेट करेंगे Q1 की Q2 की तो हमारी इतनी आएगी। हमने क्या किया हमारे पास, तो हमारा जो आंसर आएगा इसमें 147 kVA आएगा। The next question is in an engine room of 15 meter long and 10 meter wide and 4 meter high. तो इसमें वेंटिलेशन रिक्वायरमेंट हमारी कितनी होनी चाहिए? वेंटिलेशन रिक्वायरमेंट का जो फॉर्मूला है वो होता है एयर चेंजेस इनटू द वॉल्यूम, कितना होना चाहिए। तो 20 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, 20 को मल्टीप्लाई करेंगे जब वॉल्यूम से, तो आपको 12,000 जो हमारी वेंटिलेशन रिक्वायरमेंट रहेगी। वेंटिलेशन रिक्वायरमेंट होता है वॉल्यूम इनटू एयर चेंजेस, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 12,000। तो आंसर इज सी।
यूज ऑफ सॉफ्ट स्टार्टर्स फॉर इंडक्शन मोटर रिजल्ट्स इन, अब इंडक्शन मोटर का में स्टार्टर्स क्यों यूज करते हैं? इंडक्शन मोटर की हमारी एक परेशानी ये रहती है कि हम उसमें हाई टॉर्क, इनिशियली में हमारा हाई टॉर्क जनरेट करता है इंडक्शन मोटर, तो उसमें प्रॉब्लम ये रहती है कि जो भी आप लोड लगाएंगे तो ज्यादा करंट खींचेगा तो हमारी ज्यादा पावर लॉसेज होंगे। तो हम सॉफ्ट स्टार्टर्स, मतलब स्टार्टिंग में जैसे ज्यादा टॉर्क ना प्रोड्यूस हो, हम सॉफ्ट स्टार्टर्स यूज कर सकते हैं। तो हमारी इससे क्या होगे, लो अगर ज्यादा टॉर्क होगा, ज्यादा स्ट्रेस पड़ेगा मशीन पे, तो मैकेनिकल स्ट्रेस की वजह से मशीन डैमेज हो सकती है, हाई करंट विड्रॉ होगा तो वाइंडिंग जल सकती है, तो इसलिए हम सॉफ्ट स्टार्टर्स यूज करते हैं। तो इस केस में जो स्पेसिफिक रीजन है हमारा इस चीज को यूज करने का, वो है लोअर मैकेनिकल स्ट्रेस। हायर मैक्सिमम डिमांड नहीं है सॉफ्ट स्टार्टर का, और लोअर पावर फैक्टर भी नहीं है। आंसर है इसका डी। हमारा क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ दिस फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो हम देखते हैं हार्मोनिक्स के बारे में पढ़ते हैं। हार्मोनिक्स होता क्या है पहले। हार्मोनिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हार्मोनिक्स बेसिकली क्या होता है, अनवांटेड सिग्नल्स, जो हमारे अनवांटेड स्पाइक्स और डिस्टर्बेंसेस जो हमारे सप्लाई में आते हैं, दैट आर हार्मोनिक्स। वो कौन इंट्रोड्यूस करता है? नॉन लीनियर इलेक्ट्रिक डिवाइसेस। नॉन लीनियर डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं? तो दो टाइप के डिवाइसेस होते हैं, लीनियर एंड नॉन लीनियर। लीनियर होते हैं हमारे RLC, हीटर्स, मोटर्स, इनकेंडेसेंट लैंप्स। नॉन लीनियर्स होते हैं हमारे VFD, जहाँ पे हमारा पावर कन्वर्जन इन्वॉल्व होता है, AC टू DC या DC टू AC। तो VFD हो गया, UPS हो गया, जहाँ पे AC टू DC किया जाता है, VFD में AC टू DC फिर DC टू AC किया जाता है। कंप्यूटर्स हो गए, यहाँ पे DC में आप ट्रांसमिट करते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है THD का, ये होता है IN/I1 का होल स्क्वायर इंटू 100। हम उसको पूरा समेशन करते हैं। I1 जो है बेस करंट है और IN इज द nth हार्मोनिक कंपोनेंट। और हमारे इफेक्ट्स क्या होते हैं हार्मोनिक्स के? ट्रांसफार्मर सैचुरेशन, कैपेसिटर फेलियर, काफी चीजें जो है वो हमारे हार्मोनिक की वजह से हमारी प्रॉब्लम्स आती है। और हम इसके लिए क्या क्या यूज कर सकते हैं इसको ओवरकम के लिए? पैसिव फिल्टर्स, एक्टिव पावर फिल्टर्स, स्पेशल ट्रांसफार्मर कैन बी यूज्ड टू ओवरकम हार्मोनिक्स। सो इस केस में हमारा जो है करेक्ट स्टेटमेंट पहले देखते हैं। हार्मोनिक्स अकर एट स्पाइक्स एट डिफरेंट लेवल एंड आर द मल्टीपल्स ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी। दैट इज ट्रू. This is also true. The devices that draw sinusoidal currents when a sinusoidal voltage is applied create harmonics. This is still doubtful. Third question answer option देखते हैं. Harmonics are multiples of the supply frequency. This is really true because ये supply frequency के multiple होते हैं. Transformers operating near saturation level creates harmonic. This is also true. हमने देखा है कि these are the reasons of harmonics. अब हमारा जो ऑप्शन बी है वो कहता है डिवाइसेस दैट ड्रॉ साइनसॉइडल करंट। लेकिन अगर हार्मोनिक्स का क्या होता है कि आपने साइनसॉइडल वोल्टेज अप्लाई किया, लेकिन आपको जो करंट होता है वो प्रॉपर साइनसॉइडल नहीं आता है, वो होता है हार्मोनिक्स की इफेक्ट से। तो ये हमारा अगर साइनसॉइडल करंट दे रहा है तो उसका मतलब ये हार्मोनिक नहीं है। इसमें डिस्टॉर्टेड, जहाँ डिस्टॉर्शन आ जाएगी वहां हार्मोनिक्स कहलाता है। तो ये एक तरीके से कॉन्ट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट है। ये बोल रहा है आइडन कंडीशन का और बोल रहा है कि ये हार्मोनिक्स होता है। तो ये हमारा आंसर होगा इसमें बी। Small diameter by the bypass lines are installed in pumps sometimes too. हमारा स्मॉल डायमीटर बाईपास लाइन हम इंस्टॉल करते हैं पंप्स में, इसका रीजन क्या होता है? हम बाईपास लाइन्स होगा एक तरीके से, आपके पास जो मेन पाइप है, ये अपने पास मेन लाइन है, ठीक है। आप स्मॉल डायमीटर का बाईपास ऐसे लगा देंगे तो इससे हमारा बेसिकली एनर्जी हमारे पास ये हमारी डिमांड को मीट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे अगर हमारे पास ज्यादा डिमांड आ गई तो आप इसको यूज करके ज्यादा सप्लाई कर सकते हैं। आपके पास कम डिमांड है, ठीक है, और इसमें ज्यादा जा रहा है तो यहाँ पे आप डाइवर्ट कर सकते हैं। एक तरीके से आपका फ्लो चेंज करने का, डिमांड मीट करने का बहुत ईजी तरीका है। तो रिड्यूस पावर कम कंजप्शन, दिस इज रॉन्ग। कंट्रोल पावर, कंट्रोल पंप डिलीवरी हेड, this is the right answer. Prevent pump running from at flow 0. This is not the right answer. Control pump delivery head, this is the answer.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ वेपर कंप्रेशन सिस्टम साइकिल? वेपर कंप्रेशन सिस्टम साइकिल में देखी थी, उसमें क्या क्या आता है? इवेपोरेशन भी आता है, कंडेंसेशन भी आता है, कंप्रेशर भी आता है। जनरेटर ऐसा आंसर है जो जनरेशन, उसमें जनरेटर नहीं आता। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू फ्रेंड्स। If any problem is there in any question, you can write back to me. I'll be happy to help you. Thank you.